Okay, and we get this as a, or we can also write it in this way. तो efficiency का जो formula है वो एक तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं QC, sorry, QH minus QC, QH and minus that is to be divided by QC again. It can be simplified further so as to get this as 1 minus QC upon QH. QH. तो ये भी हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम देखा था, फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन. हीट इंजन का काम क्या है? Convert heat energy into work energy. वेरी गुड. टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू वर्क. तो हीट एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो वर्क पे वो कन्वर्ट कर सकता है, तो वही काम है हीट इंजन का. तो some amount of heat is converted into work done and remaining amount of heat is rejected to the sink. तो ये उसका काम है. तो ये हो गया हमारा हीट इंजन के बारे में. इसके बाद क्या बताया था? रेफ्रिजरेटर. आपको बताओ रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं. hot region और cold region. Evaporate. एक inside रहता है और एक outside रहता है. काम क्या है उसका? रेफ्रिजरेटर यूज करते हो कि नहीं तुम? सर वो heat तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है कि नहीं? Extract heat from cold region and deliver it to Exactly. It takes the heat from cold substance and transfers it to the hot substance. Okay. In short, we can say that it transfers the heat from low temperature to high temperature. Okay. And low temperature से high temperature जो heat है वो अपने आप तो flow होने वाला नहीं है. अपने आप अगर होना है तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट अपने आप फ्लो होता है, लेकिन लो से हाई, लो टू हाई अपने आप तो नहीं जाता है. तो उसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है यहाँ पे. ठीक है. वर्क इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटर सो एज टू कन्वर्ट द हीट or extract the heat from low temperature substance which is called system. So suppose that QC amount of heat is extracted from this system and W is the work that is to be done in that case, in that process, and this heat combined together with the work done is rejected to the surroundings which is of magnitude QH, which is going to be greater than QC. Why? Because work done भी उसमें mix हो गया ना अभी. ये जो हीट हमने इसमें से निकाला उसके अंदर वर्क डन ऐड किया तो वो पूरा जो हीट बन गया, जो पूरा एनर्जी बन गया, वो एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में रिजेक्ट करना होता है सराउंडिंग्स को. और इसलिए ये सराउंडिंग्स को जो हीट मिलता है वो जो हम निकालते हैं सिस्टम में से उससे भी ज्यादा होता है. और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? फिर से वही बात, QC plus HW is going to be equal to QH. And again we can say that W is actually going to be equal to QH minus QC. And then we can define the coefficient of performance of this refrigerator also to be equal to what? Output upon input. Yes. तो आउटपुट कौन है यहाँ पे? QC यहाँ पे आउटपुट है. समझा कैसे? जो हीट हमने निकाला वो आउटपुट बन जाता है, और ये जो हीट, ये जो वर्क डन हमने किया जिसके लिए हम पे करते हैं वो इनपुट बन जाता है. तो इसलिए QC upon W is going to be the coefficient of performance of a refrigerator, which can also be written as alpha is equal to QC as it is divided by W, which is going to be QH minus QC. समझा क्या लिख रहे? This is going to be the formula for coefficient of performance of a refrigerator. Okay. तो ये हमने देखा था last time.
चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट पार्ट में हमको भी देखना है कि रेफ्रिजरेटर एक्चुअली कैसे काम करता है, वो भी हमने कल देखा था ऑलरेडी। तो एक बार अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर यूज करके अगर देखेंगे ठीक से तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको। तो उसके अंदर जो तुमको डायग्राम कल बताया था, तो वो तो ऑब्वियसली तुमको याद होगा ऑलरेडी। जस्ट एक मिनट में वो डायग्राम मैं कोई कॉपी करके लेके आता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये डायग्राम तो दिख रहा है तुमको? देखो एक बार ठीक से। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, सिंपल सा डायग्राम है। इसके अंदर इस टाइप के कॉइल्स होते हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर भी देखा होगा। और ये जो है यहाँ पे कंप्रेसर है। यहाँ पे अब वापिस दूसरे कॉइल्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल्व है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि इसको भी हमको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफिकली बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो सपोज ये प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये वॉल ओपन किया जाता है, ये वाला जो वॉल दिख रहा है ना, तो ये अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो कॉम्प्रेस्ड गैस होता है वो सडनली बाहर आना चालू होता है। और जैसे ही सडनली वो बाहर आता है तो इट्स एडियाबेटिक एक्सपांशन, यू कैन सी। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन उसके अंदर होता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो सडन एक्सपांड होता है क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर हमने सडनली रिलीज कर दिया। उसकी वजह से प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इट विल अंडरगो एन एडियाबेटिक एक्सपांशन लाइक दिस। ये एडियाबेटिक एक्सपांशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट, चलो ठीक है, एक उसका वॉल्यूम तो सब थोड़ा बहुत बढ़ गया। देखो ये जो पार्ट है इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो फ्रिज के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना, इंटरनल रीजन है ये। और ये जो है राइट साइड वाला वो आउटसाइड वाला पार्ट है, आउटर रीजन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इवन एसी का भी काम सेम वैसे ही चलता है, याद रखो इससे। एसी जो होता है एयर कंडीशनर, उसका भी हमको आगे चल के इसका देखना है, लेकिन दोनों सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का काम। देखो ठीक से, तो मतलब एक अगर तुमको समझ में आ गया तो दोनों समझ में आ जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या है ना कि ये वॉल हमने ओपन किया। ठीक है, जैसे ये वॉल ओपन किया तो इसमें से जो गैस है
वो इस तरफ भागना चालू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से सडन एक्सपांशन वो जाता है, और उसकी वजह से उसका जो एडियाबेटिक एक्सपांशन जो है वो होता रहता है। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन की वजह से उसको हमने हीट तो दिया नहीं, लेकिन उसको एक्सपांड होने के लिए जरूर उसका खुद का अपना इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज करना पड़ेगा, और वो इंटरनल एनर्जी यूज करने के प्रोसेस में वो अपना खुद का जो इंटरनल एनर्जी है वो खो देगा, जिसके कारण उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे अब यहाँ पे वो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये पाइप में से जब घूमता जाता है, तो इन पाइप में से घूमते घूमते वो जो टेम्परेचर है वो फिर से वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुका है, एंड देन इट अंडरगोज adiabatic isobaric expansion further after this step। तो ये जो पॉइंट, सपोज इसको हम नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी सपोज। तो ए बी प्रोसेस में क्या हुआ, इट एक्सपांडेड adiabatically। तो ये जो कर्व है वो adiabatic एक्सपांशन वाला कर्व है, याद रखो ठीक से, इट्स अ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर। तो वो कर्व के हिसाब से वो जाता है ए से बी तक, but it's that process is an adiabatic process। It expands adiabatically, means without gaining any heat। तो हीट बिल्कुल भी उसने गेन नहीं किया, हमने उसको हीट बिल्कुल नहीं दिया, but it goes on expanding due to its own internal energy loss। खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके ही वो एक्सपांड होता जाता है। बट इसके आगे, मतलब यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ता है और इन पाइप में से घूमता रहता है, तो इन जो हॉट पार्ट्स है उनके कांटेक्ट में वो आता है। तो सिस्टम के अंदर जो भी हमने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, अंदर वाले जो सब्सटेंसेस है, तो उनके कांटेक्ट में जब आता है, तो वो सब्सटेंस की वजह से ये थोड़ा थोड़ा हीट होता जाता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वॉल्यूम भी उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मतलब एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे उसका एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक बार हमने इसमें वॉल ओपन कर दिया तो प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया, और जो भी बन गया वो कांस्टेंट बन गया। तो इसलिए अभी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे वो एक्सपांड होता जा रहा है, और इस कोल्ड सब्सटेंस में से हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है। बट इट्स अ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस होने की वजह से, वो कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से, यहाँ पे ये जो प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ में से हमको पता चल रहा है कि वो प्रेशर कांस्टेंट है करके उसका। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे वो आ जाता है, तो इट एक्सपांड्स अप टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो मतलब उसका जो वॉल्यूम है सबसे मैक्सिमम होता है यहाँ पे आने के टाइम तक। चलो ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, देखो ये जो कंप्रेसर है यहाँ पे, तो वो कंप्रेसर उसको कलेक्ट करता है और तुरंत उसको कंप्रेस करने लग जाता है। जैसे वो कंप्रेस करता है, तो देयर इज अ सडन कंप्रेशन हियर, रिमेंबर सडन कंप्रेशन। एंड जैसे वो कंप्रेस करता है तो उसको ऑलमोस्ट लिक्विड बना देता है, लिक्विड इतना कंप्रेस करता है उसको जो वो ऑलमोस्ट लिक्विड बनने को होता है। तो इसका मतलब ये जो कंप्रेशन है वो एक adiabatic कंप्रेशन है फिर से। तो adiabatic कंप्रेशन के दौरान देखो बाहर से तो कोई हीट देने वाला नहीं है उसको, या लेने वाला भी नहीं है उसमें से, बट इट जस्ट अंडरगोज adiabatic compression like this। So volume suddenly compressed up to the liquefaction point। तो उसका जो लिक्विड बनने के चांसेस में वो होता है, जस्ट इट इज अबाउट टू बिकम अ लिक्विड, ऐसे चांस में होता है, और इस तरह से उसको कंप्रेस किया जाता है सडनली। उसकी वजह से क्या होता है ना, कि उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर तो उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, नो डाउट, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर उसके बाद उसको ये पाइप में से छोड़ दिया जाता है। ये जो सामने दिख रहे हैं ना पाइप, बाहर वाले जो पाइप्स है, उनमें से उसको फ्लो कराया जाता है। और ये पाइप्स एक्चुअली बाहर में रहते हैं, फ्रिज के बाहर रहते हैं, और इन पाइप में से जब वो गुजरता है, तो इट एक्सपांड्स एंड it absorbs the heat, it gives out the heat to the surroundings, which is obtained by in the rise in temperature। तो उसका जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर हीट आ गया है, वो हीट उसको वो देना होता है, तो वो देता रहता है इस सराउंडिंग्स को। और उसकी वजह से ये जो पाइप में से जब तक वो गुजरता है, तब तक जिन जिन पार्ट्स के कांटेक्ट में ये पाइप आते हैं, तो उन पार्ट्स को वो हीट देते रहते हैं, देखो ठीक से। और जैसे ही ये हीट देते हैं, तो ये प्रोसेस जो है, हीट देने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक्चुअली फिर से आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोबैरिक क्योंकि अभी प्रेशर कांस्टेंट हो गया। जैसे ये गैस यहाँ से यहाँ तक एंटर कर रहा है, तो इट्स एंटरिंग एट द कांस्टेंट प्रेशर, बट दैट प्रेशर इज वेरी वेरी हाई प्रेशर पे वो यहाँ पे इधर से इधर तक एंटर कर रहा है। और ये वॉल तब तक बंद है, ये वॉल अभी बंद कर दिया है हमने। तो जैसे ही कंप्रेशन चालू होता है, तो ये वॉल बंद हो जाता है।
जिसके कारण ये कंप्रेशन के दौरान ये गैस जो है वो सडन कंप्रेशन एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर फिर इक्वलाइज करने के लिए उसको इस पाइप में से भेजा जाता है। जैसे वो पाइप में से फ्लो होता रहता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे फिर से वो हीट दे देता है, या उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और उसकी वजह से ये जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला प्रोसेस, मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस हम बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा डी है और ये एक्चुअली सी है। तो हम ये पूरा जो प्रोसेस है वो इस तरह से देख सकते हैं, ए से लेके बी तक जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे बी से लेके सी तक इट्स आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड अगेन सी से लेके डी तक जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है यहाँ पे, एंड डी से लेके ए तक फिर से आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो हम देख सकते हैं आराम से, दिस ग्राफ विल क्लियरली एग्जिबिट द कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर हियर। तो रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है वो हम इस ग्राफ को यूज करके, ये ग्राफ को सामने रख के डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में। देखो ठीक से कैसे कैसे एक्सप्लेन करना होगा। इन द फर्स्ट स्टेप द वाल्व इज ओपन, ये जो वाल्व है वो ओपन किया जाता है, और इसकी वजह से द गैस एक्सपांड्स adiabatically and runs through the pipes inside the refrigerator. As it runs through it, it absorbs the heat from the cold parts inside the refrigerator, and because of that, it undergoes expansion at constant pressure, and hence its temperature also increases and volume also increases, and hence it's called as expansion, isobaric expansion. It undergoes isobaric expansion from point P to point C. Okay, after it is fully expanded, it is subjected to compression by a compressor, which is driven by electrical energy. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ये कंप्रेसर ड्राइव किया जाता है। यहाँ पे ही हमको वर्क डन करना पड़ता है, एक्चुअली कंप्रेसर को ही यहाँ पे एनर्जी खिलाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। तो जैसे ये गैस को वो कैच करके इसको कंप्रेशन करता है, तो इट्स अ सडन कंप्रेशन, इट्स अ एडियाबेटिक प्रोसेस अगेन। यू कैन सी फ्रॉम C to D the gas is compressed suddenly by the compressor and adiabatically actually, and once the gas is compressed, the pressure of the gas becomes very high and temperature becomes very high and volume becomes very small, and because of that this gas is subjected to the constant pressure, and it is run through this outer pipes here, outside pipes में से उसको फिर भेजा जाता है। तो because of that it undergoes a compression further। तो यहाँ पे और आगे उसका compression होता जाता है, जिसकी वजह से जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे अभी, और उसका रीजन यही है कि वो टेम्परेचर उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, क्योंकि वो हीट दे रहा है ना, वही बात, बाकी सब पार्ट्स को वो हीट दे रहा है, और उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम भी कम होता जाता है, और उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से वो जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता तब तक हम उसको इसी पाइप में से घुमाते रहते हैं, और जैसे ही वो पूरा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो फिर उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम बनता है उस पॉइंट पे, और उसके बाद फिर उसको फिर से यहाँ पे ये वॉल ओपन किया जाता है। जैसे ही वॉल ओपन करते हैं तो ऑलरेडी वो मिनिमम वॉल्यूम पे है, मतलब हाई प्रेशर में है ऑलरेडी, बट जैसे ये वॉल ओपन किया जाता है तो फिर से वो इधर से भागना चालू करता है। जैसे इसमें से भागता है तो एक्सपांशन होता है उसका, एडियाबेटिक एक्सपांशन, और एडियाबेटिक एक्सपांशन की वजह से सडनली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो उसको ये पाइप में से रन किया जाता है, और उसकी वजह से वो जो आसपास में जो भी रीजन है उसमें से हीट एब्जॉर्ब करता जाता है, और यही प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे काम करता रहता है। यही साइकिल रिपीट होता रहता है। ये हो गया एक साइकिल, ABCD टू ABCDA, ये हो गया एक साइकिल। ठीक है, यही साइकिल फिर से रिपीट होता है और वो ही रिपीट होता रहता है बार बार, और इस तरह से ये जो हर साइकिल के अंदर क्या करता है, हीट इधर में से निकालता है और इधर ट्रांसफर करता है। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर जो है वो इस तरह से काम करता है। अगर हम इसी ग्राफ को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में, तो भी कर सकते हैं, देखो आराम से, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हाउ विल यू ड्रॉ द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ इन दिस सिचुएशन? चलो ए से हमने स्टार्ट किया, तो अभी ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर घट रहा है। तो इसलिए ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया और टेम्परेचर घट गया।
तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा इसमें, ठीक है, ए से लेके बी तक। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, एंड प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और उसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा जरूर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जरूर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो ये इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नो डाउट। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो देखो ठीक से यहाँ से आगे एडियाबेटिक कंप्रेशन उसका हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम कम होने जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो इसलिए ये जो है इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। और उसके बाद फिर आगे चल के ये जो चौथा ग्राफ है, ये यहाँ पे फिर से कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कम होता है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा, तो इसलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कम होते जा रहे हैं, और इसलिए वो ग्राफ जो है वो ऐसा हमको मिलेगा। बट दिस ग्राफ मस्ट आल्सो बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर हम इसको ठीक से निकालेंगे तो ठीक से देखो, पहले तो वो कंप्रेसर ये हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन अभी ऐसे ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद फिर से वो एडियाबेटिक प्रोसेस के हिसाब से इस तरफ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वो इस तरफ आएगा। This again a straight line. Remember, this type of graph will be obtained here in case of B and T. Remember, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में इस टाइप का ग्राफ होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी, याद रखो इसे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेफ्रिजरेटर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था ऑलरेडी। देखो इसे, तो हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर अल्फा इज डिफाइंड एज the QC, that is the amount of heat extracted from the cold reservoir divided by the work done. Okay, तो ये अगर हम रेशियो लेते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं this is the alpha, that is coefficient of performance. But now QC मतलब क्या है, अभी देखो एक साइकिल के अंदर उसने जो भी हीट निकाला, तो वो हम जानते हैं यहाँ पे, ये सपोज एक साइकिल हो गया, तो एक साइकिल के अंदर जितना भी हीट इसने निकाला वो QC हो गया, तो दूसरे साइकिल में वापस उतना ही हीट निकालेगा, तीसरे साइकिल में फिर से उतना ही हीट निकालेगा, चौथे साइकिल में फिर से ऐसे करते करते जो है हर साइकिल बाय साइकिल जो है तो हर प्रोसेस में, हर स्टेप में या हर साइकिल में वो इतना अमाउंट ऑफ हीट निकालता रहेगा, और इसलिए वजह से ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, एंड इवन वर्क डन भी, वर्क डन के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्क डन भी एक साइकिल में जितना भी वर्क डन हो गया उसके ऊपर उतना ही वर्क डन दूसरे साइकिल में भी होगा, और ये इसीलिए वो कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली ये कंप्रेसर जो है वर्क डन करता रहेगा, कंटिन्यूअसली वो ये जो कोल्ड सब्सटेंस है उसमें से हीट QC इतना हीट कंटिन्यूअसली निकालता रहेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होने की वजह से ये जो QC है इट विल डिपेंड ऑन टाइम, रिमेंबर, and hence we can say that the QC divided by time will be called as the H, which is called as the rate of heat extracted. इस H को हम क्या बोलेंगे, rate at which the heat is extracted, or we can simply say rate of heat flow. तो कितने रेट से ये कंप्रेसर हीट निकाल रहा है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने रेट से हीट बाहर निकाल पा रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं that is H, ठीक है। तो इससे हमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाता है QC इज इक्वल टू HT, करेक्ट है, T मतलब टाइम है यहाँ पे, याद रखो से। अभी एक दूसरा फैक्टर देखेंगे ठीक से कि वर्क डन भी तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द पावर। जो पावर हम कंप्रेसर को दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, एक सेकेंड में जितना वर्क डन कंप्रेसर कर रहा है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ दैट कंप्रेसर। तो इसको यूज करके हमको वर्क डन का भी एक फॉर्मूला मिल जाता है, तो सिंपली P इंटू टी, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से, तो अल्फा का जो फॉर्मूला है जो कि एक्चुअली QC अपॉन W के बराबर हुआ करता था, तो अभी वो क्या बन जाएगा, हम बोल सकते हैं QC के बदले यहाँ पे आ जाएगा H इंटू टी, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय W विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू P इंटू टी, करेक्ट है। तो इसमें से अगर हमने T को कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, तो हमको ये सिंपली मिलेगा H that is to be divided by P, and this is the coefficient of performance of a refrigerator, remember, which is going to be the ratio of rate of heat flow, उसको हम लिख सकते हैं rate of heat flow divided by the power of a compressor। तो कंप्रेसर का जो पावर है तो वो हमको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, और वो हमको यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, ताकि हमको ये अल्फा मिल जाए। तो अल्फा मतलब ही क्या है यहाँ पे, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये समझा ठीक से बात? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। H क्या है, P क्या है, समझा क्या ठीक से? Yes, sir. चलो अभी हम देखेंगे देयर इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? लेट्स सी क्लियरली। What is second law of thermodynamics? First law of thermodynamics क्या कहता है बताएं तुमको? It is simply the law of conservation of energy, right? It tells us simply that the whatever amount of heat is given to the gas just is utilized in two ways. One of its parts is used to increase its internal energy, and remaining part goes to do the work against external pressure. Okay, so this is the first law of thermodynamics. Second law, अभी देखो फर्स्ट लॉ को यूज करके हमें एक बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि अगर समझो कोई गैस है, सपोज यहाँ पे है, और वो सपोज या कोई एक सब्सटेंस है, तो वो अगर ये टेबल जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उस सरफेस में से हीट एक्सट्रैक्ट करे, हीट एब्जॉर्ब करे, और वो हीट को मैकेनिकल वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करके खुद ही ऊपर जंप लगाए, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बॉडी जो है वो खुद होके कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करे और खुद होके उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर ले। तो ये बात जो है, तो सेकेंड लॉ हमको एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन डालता है कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये बताने का जो काम है वो सेकेंड लॉ हमको करता है। उसके लिए हमको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको समझना होगा, जिसको एंट्रोपी कहा जाता है। याद रखिए से एंट्रोपी। व्हाट डू यू मीन बाय द एंट्रोपी इज, अभी यहाँ पे हमने जिसको QC बोला था, याद है? QC मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इज व्हिच इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स। रेफ्रिजरेटर के केस में भी हमने उसको QC बोला था, और इवन ये जो है हीट इंजन के बारे में भी हमने उसको बोला था QC। तो ये जो हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स होता है, तो वो हमेशा उसको ही एंट्रोपी कहा जाता है। दैट इज द एक्चुअली एंट्रोपी, एंड दैट एंट्रोपी मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो कि सपोज ये जो एक हीट इंजन है, मान लो यहाँ पे एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और उसमें से हम ये कुछ हीट निकालने वाले हैं। तो जैसे हमने इसमें से हीट निकाला, तो सपोज QH इतना हीट हमने इसमें से निकाला, और उसमें से W इतना वर्क डन में हमने उसको कन्वर्ट किया। सपोज ये W इतना वर्क डन बन गया, और बचा हुआ जो पार्ट है वो QC उसको हम बोलते हैं, एंड दैट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स, और इट इज रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर और सिंक, वी कैन से। अभी क्या ऐसा पॉसिबल है कि QC 0 हो जाए और हमको QH जो पूरा है, वो पूरा का पूरा जो हीट हम निकालते हैं वो पूरा का पूरा जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए? The second law of thermodynamics actually tells us that this is not possible at all. Remember, this is not possible. क्या possible नहीं है? कि we cannot transfer the heat fully into work done. तो हीट को पूरी तरह से वर्क डन में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। बेसिकली देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स है,
अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये बताया कि जो है यहाँ पे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट फुल्ली इनटू वर्क डन। वी कैन ट्रांसफर द वर्क डन कंप्लीटली इनटू हीट, बट हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो ये हमको समझना है। तो इवन उसको ही हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। वो तो ठीक है, वो तो हमको भी पता है, बट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट डूइंग एन एक्सटर्नल वर्क। ये भी एक तरह से दूसरा स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट डूइंग एनी वर्क। मतलब ऑन इट्स ओन, खुद होके हीट कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं फ्लो होगा। तो कुछ ना कुछ वर्क डन हमको जरूर करना पड़ेगा, तभी जाके हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो हो सकता है, लेकिन वर्क डन करने के बाद ही हो सकता है, बगैर वर्क डन किए नहीं हो सकता है। ये हमको समझना है। दिस इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसी स्टेटमेंट को हम तीसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, QC जो है, QC कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एंड QC को ही हमने क्या नाम दिया है? एंट्रोपी। Actually, entropy is a very broad concept. You have to understand it in chemistry in detail. But entropy is, you can understand it as a unusable form of energy. Remember, what is entropy? We can say unusable form of energy. मतलब जो energy useful नहीं है, उसको हम बोलते हैं unusable form of energy. That is called as entropy. जैसे for example, अगर कोई व्हीकल है तो उस व्हीकल में से जो पेट्रोल का वेपर है और जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है उसको हम हीट में कन्वर्ट करते हैं, और उस हीट में से हम वर्क डन जो होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क डन हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ हीट जो होता है तो वो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाता है। अभी वो जो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो गया वो इंट्रोपी बन गया, क्योंकि वो कोई दूसरा काम नहीं करने वाला जाके, तो उससे हम दूसरा कोई वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। एक बार जो एग्जॉस्ट गैसेस व्हीकल में से निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस यूज करके उनमें उनके अंदर का हीट यूज करके हम कोई उसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसका कोई भी पार्ट हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ही वो इंट्रोपी बन गया, मींस इट इज गोइंग टू बी अ अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अनयूजेबल और अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वो बन गया। वो कभी भी हम अभी इस यूज नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स के एंड तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये बात समझो इसको ठीक से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि अगर सपोज हम एक एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन अगर कर देते हैं, एक एनर्जी सपोज 100% एनर्जी हमारे पास है, और वो 100% एनर्जी अगर दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कभी नहीं होगा, वो सिर्फ 90% ही कन्वर्ट होगा। जो बचा हुआ 10% है, वो 10% एक्चुअली इस टाइप ऐसे फॉर्म में जमा हो जाएगा जो हम कभी भी यूज नहीं कर सकते उसको, जो जिसको ही एंट्रोपी कहा जाता है। तो हर प्रोसेस में ये होता है। जैसे देखो, हम अभी ये बोल रहे हैं, जो हम जब बोलते हैं तो वो भी एक तरह से साउंड एनर्जी है कि नहीं? साउंड एनर्जी है। तो वो साउंड वेव्स जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैल रहे हैं। अभी ये जो वेव्स एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए, वो एनर्जी जो एटमॉस्फेयर के अंदर जमा हो गया, वो एनर्जी हमको वापस कभी नहीं मिलने वाला। दैट विल बी रिमेन इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उसको ही नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। तो समझा ठीक से? पोल्यूशन मतलब क्या? नॉइज पोल्यूशन मतलब कि जो भी इतनी सारी गाड़ियां वगैरह, वो सब इतने हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, वो सब एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन वी कैन नेवर थिंक ऑफ गेटिंग इट बैक, नेवर। ये जो नॉइज अंदर जा रहा है, ये जो एनर्जी, एक बार साउंड एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, वो वापस हमको कभी नहीं मिलने वाला। ये जो है, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि कोई भी 100% एनर्जी अगर तुम्हारे पास है, और वो अगर तुम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो, तो उस कन्वर्जन के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी एक ऐसे फॉर्म में जमा हो जाता है जो तुम कभी भी वापस उसको रिगेन नहीं कर सकते हो, उसको वापस दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वो जमा रहेगा, पड़ा रहेगा यूनिवर्स के अंदर एज अ पोल्यूशन।
as a unusable form of energy, that is called as a entropy. Remember, तो एंट्रोपी मतलब ही क्या कि जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं एंट्रोपी के। मतलब जो कोई भी जब एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हीट के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं जो, तो यहाँ पे हम हीट के रेफरेंस में इतना ही बोल सकते हैं कि हीट जब हम कन्वर्ट करते हैं, हीट में से कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो ऐसे फॉर्म में जरूर जमा हो जाएगा जो हम कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको वर्क डन के अंदर। then that is called as the entropy, and the second law of thermodynamics tells us that the entropy of the universe, ठीक है ना, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है, इट इज बाउंड टू इंक्रीज इन एवरी प्रोसेस, इन एवरी प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज बाउंड टू इंक्रीज। मतलब एंट्रोपी, पूरा यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो बंधा हुआ है बढ़ने के लिए। ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज बाउंड टू इंक्रीज, मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी बंधा हुआ है बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए ही वो बंधा हुआ है, मतलब कम नहीं हो सकता है वो। कोई भी प्रोसेस जो है, कितना भी कुछ काम करो, कुछ भी करो, यूनिवर्स का एंट्रोपी तुम कभी भी कम नहीं कर सकते हो। एंट्रोपी मतलब अनयूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जैसे देखो, अभी सपोज ईरान इराक के अंदर बहुत सारे पेट्रोल के जो ये है माइंस है, उसमें से हम पेट्रोल डीजल वगैरह सब बाहर निकालते हैं और यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो सब हम यूज करते हैं। बट एक बात सोचो ठीक से कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स है वो तो लिमिटेड है। वो जो माइंस है, वो माइंस जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास मतलब ये जो व्हीकल्स वगैरह चलाने के लिए कोई फ्यूल नहीं रहेगा, क्योंकि वो फ्यूल जो है वो पूरी तरह से हमने यूज करके उसको एग्जॉस्ट गैसेस, एटमॉस्फेयर के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, और उसको उसमें से जितना वर्क डन हमने करना था वो कर लिया, और अभी उसके बाद वो पोल्यूशन के फॉर्म में अभी यूनिवर्स के अंदर जमा हो गया। अभी उसके बाद अगर हम ये जो पेट्रोल और डीजल ही अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब ये जो मतलब यूनिवर्स जो है, तो यूनिवर्स एक ऐसे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से है। इवन सन इज, यू नो दैट सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो है हम बहुत सारे जो फोटोसिंथेसिस है या बहुत सारे जो सिस्टम्स है, सोलर एनर्जी भी हम निकालते हैं, या सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी की वजह से ही तुमको पता होगा कि जो जो समंदर के अंदर जो पानी होता है उसकी भाप बनती है, वो वेपराइज होता है और उसमें से क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्लाउड्स जब दूर जाके यहाँ पे बरसते हैं, क्लाउड रेन के फॉर्म में वो बरसते हैं, तो वो पानी हमको मिलता है। और उसकी वजह से हम ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हम बना सकते हैं। इस मूविंग वाटर का जो ये जो वाटर है, वो फ्लोइंग वाटर, रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो वो सागर के साथ मिलने से पहले उसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, वो हम यूज करके ये सब जनरेटर्स वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं उसका मेन सोर्स कौन है? वैसे तो बोलने के लिए बोलेंगे कि जो वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमको उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी से आया, क्योंकि वाटर ऊपर से नीचे दौड़ रहा है, तो इसलिए पहाड़ों के ऊपर जब वाटर गिरता है तो वो पहाड़ से नीचे आता रहता है और उसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है। अभी ये सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ से आया? तो वो तो बरसात में से मिला। अभी बरसात भी होने का रीजन मेन क्या है? क्लाउड्स फॉर्मेशन। और क्लाउड्स फॉर्म होने का रीजन क्या है? सन। अगर सन नहीं होता तो ये पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता। तो इसका मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सन इज एक्टिंग एज अ एक्सटर्नल सोर्स which is injecting the energy from outside to inside। तो ये जो सन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो दे रहा है हमको, और दैट इज गोइंग टू बी द सोर्स फॉर ऑल द साइकिल्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ। अगर सन का एनर्जी जो बंद हो गया तो उसकी वजह से ये साइकिल्स भी बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर सन अगर हीट इमिट कर रहा है तो वो भी सन भी एक ऐसे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जब वो हीट इमिट करना बंद करेगा, क्योंकि वो उसके पास भी तो एनर्जी लिमिटेड है। तो जो भी एनर्जी वो इमिट कर रहा है तो वो भी अगर सपोज कभी ना कभी खत्म होगा
तो इसका मतलब उस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा कि सन अगर एनर्जी इमिट करना ही अगर बंद करेगा तो बाकी हमको अर्थ पे जो सिस्टम्स है वो चलाने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम ऐसे सब मिलके इस पूरा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स ऐसे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे मीन्स एनर्जी जो पूरा का पूरा जो यूजफुल एनर्जी है वो पूरा का पूरा एंट्रोपी में बदल जाएगा, एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद यूजफुल एनर्जी कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो अनयूजफुल रहेगा और उसको ही हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो ऐसे स्टेज की तरफ हमारा बढ़ना ये एक तरफ से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो एक साइंटिस्ट ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऐसे वर्ड्स में रखा है कि the universe is just like a opening spring of a clock whose key has already lost। तुमको पता होगा पुराने जमाने में इस टाइप के क्लॉक्स हुआ करते थे जिनके अंदर एक स्प्रिंग हुआ करता था। वो स्प्रिंग जैसे चाबी भरते थे तो वो स्प्रिंग टाइट हो जाता था और उसकी वजह से वो हफ्ता 2 हफ्ता तक चलता था। और जैसे ही वो 2 हफ्ते के बाद वो स्प्रिंग लूज हो जाता तो उसके बाद वो क्लॉक जो है वो चलना बंद करता और उसके बाद फिर हमको फिर से उसको चाबी भरना पड़ता था और उसके बाद जैसे ही चाबी भर देते थे तो और हफ्ते 2 हफ्ते तक के लिए वो चलता था। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या बोला कि दिस यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ ओपनिंग स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक हुज की हैज लॉस्ट ऑलरेडी। तो इसका मतलब ऐसा क्लॉक है ये यूनिवर्स जिसका की ऑलरेडी लॉस्ट है, मतलब की किसके पास है ही नहीं, मतलब ये चाबी फिर से घुमाना कैसे है वो पता ही नहीं, मतलब ये वो चाबी है ही नहीं हमारे पास, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है एज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और 2 स्टेटमेंट्स है उसके, तो देखो ठीक से तो उनको समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट उसका ये है कि देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि हीट कैन बी वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली इनटू हीट बट हीट कैन नेवर बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये सबसे पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज बाउंड टू इंक्रीज, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बताया कि पूरा का पूरा एनर्जी कभी कन्वर्ट नहीं होता है, तो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो अभी इफिशिएंसी हमने कैसे डिफाइन किया था, याद है? इफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन QH। हीट इंजन का जो इफिशिएंसी है वो W अपॉन QH के फॉर्म में हमने दिखाया था। अभी यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि अगर W को हम लिख देते हैं इस तरह से QH माइनस QC अपॉन QH, और इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते आगे तो हम प्रूव कर सकते हैं 1 माइनस QC अपॉन QH। ये हमने कल भी किया था, याद है ना? तो इसमें देखा जाता है कि QC जो है दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0, करेक्ट है? तो अगर QC 0 कभी नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये जो QC है, QC को हम कितना भी छोटा करने के लिए ट्राई करेंगे तभी भी ये जो इफिशिएंसी ईटा जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं बन सकता है। तो इफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ये भी एक तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक स्टेटमेंट है, याद रखने से। देयर इज नो मशीन हुज इफिशिएंसी इज 1। कोई भी मशीन जो है वो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एज ए इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ एनर्जी वो आउटपुट में देता है। तो अगर सपोज 100% इनपुट वो ले रहा है तो आउटपुट में वो कभी भी 100% नहीं देगा, वो जरूर कुछ ना कुछ कम देगा। हो सकता है 90% दे दे या इवन 98% भी दे सकता है, नो डाउट। अगर 98% भी दे देता है तो इसका मतलब उसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 98 अपॉन 100। तो efficiency will actually be equal to 0.98, remember, which is not equal to 1, again it is less than 1। तो efficiency of a heat engine or any engine can never be equal to 1। ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा फॉर्म है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हम अलग अलग फॉर्म्स में पुट कर सकते हैं एंड देन नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल।
which is one of the important cycle. Carnot cycle. जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो हीट इंजन है वो 4 स्टेप में काम करता है। तो 4 स्टेप्स कौन से थे याद है ना? तो उसमें एक तो स्टेप था एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, और पूरे साइकिल में किया हुआ जो वर्क डन है वो भी हमने निकाला था। अभी हमको कार्नोट साइकिल देखना है। तो कार्नोट साइकिल के अंदर क्या होता है देखो, सबसे पहला जो पार्ट है ए पॉइंट से सपोज हम स्टार्ट करते हैं इधर, ठीक है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और सपोज एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस बंद करके रखा है, और उसका जो ओरिजिनल इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो P1 V1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसके आगे इट इज सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है ना। सबसे पहले उसको हम एडियाबेटिकली एक्सपांड करेंगे, तो ये उसका इस टाइप का ग्राफ आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एडियाबेटिक expansion, and then it will undergo the तो ये पहला वाला जो पार्ट है, तो उल्टा भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है इट इज गोइंग टू बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। उसके बाद फिर उसका और आगे एक्सपांशन होता है, बट दैट एक्सपांशन इज एक्चुअली एडियाबेटिक वन। तो ये B से C तक उसका एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, ये एडियाबेटिक ग्राफ है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो एक्सपेंशन है, तीसरा जो पार्ट है वो फिर से आइसोथर्मल होता है, बट वो कंप्रेशन है। ये देखो ये कंप्रेशन हो गया, इट्स कॉल्ड एज आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड उसके बाद फिर से वो कंप्रेशन होता है, बट इट्स अ एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्चुअली। तो ये हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में वो काम करता है। सबसे पहला स्टेप है A to B, जिसमें the gas is subjected to isothermal expansion. The second is B to C, where it is subjected to adiabatic expansion. The third part is C to D, where it is subjected to adiabatic isothermal compression, and here it is from D to A back, which is nothing but adiabatic compression. देखो 2 पार्ट्स एडियाबेटिक है और 2 पार्ट्स आइसोथर्मल है। तो इस टाइप से ये गैस को अगर हम लेके जाएंगे, मतलब फर्स्ट पहला वाला जो पॉइंट ए है, तो उस पॉइंट ए पे उसका जो प्रेशर है वो P1 और वॉल्यूम V1 रहेगा, नो डाउट। ये सपोज P1 और V1 है, ठीक है। अब यहाँ से B तक जब वो जाएगा तो आइसोथर्मल एक्सपांशन करेगा, राइट। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन होने की वजह से यहाँ पे उसका जो प्रेशर है और वॉल्यूम जो है वो बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। तो इस केस में टेम्परेचर सेम ही है, लेट अस कॉल इट एज T1। तो हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर P1 V1 और इसको अगर बोल देते हैं T1, टेम्परेचर को अगर T1 बोल देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 T1 are the coordinates, and this is P2 V2 and T2 here will be the coordinates of this second point. Okay, अभी क्या हो रहा है देखो, लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी T1 T2 नहीं T1, क्यों समझा? टेम्परेचर इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट ना, तो इसलिए यहाँ पे T1 अगर टेम्परेचर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रहेगा? T1 ही रहेगा जरूर। चलो ठीक है, अभी आगे क्या हो रहा है, B से लेके C तक इट अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन होने की वजह से उसका प्रेशर फिर से बदल जाएगा, वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो लेट अस टेक इट एज P3 V3 and temperature will also be changed up to T2 suppose। अब यहाँ पे T2 इतना टेम्परेचर बन गया, ठीक है। अगेन इट इज compressed isothermally। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल है, देखो। तो आइसोथर्मल होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और इस D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो रहेंगे P4 एंड T2। T2 क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट in this process, and again it will be converted to this point A here back। तो ये A पॉइंट तक वो चला जाएगा, ठीक है। अभी एक बार अगर ग्रॉस लेवल पे अगर देखो तो इस पूरे साइकिल के अंदर कौन से पार्ट में वर्क डन हुआ है, चेक करो एक बार।
तो सभी पार्ट में हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो वर्क डन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भी वर्क डन होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भी वर्क डन होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो किया हुआ वर्क डन है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है nRT इंटू लॉग टू द बेस E ऑफ V2 अपॉन V1, करेक्ट है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपली nR T1 minus T2 divided by gamma minus 1, करेक्ट है। ये फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन इन केस ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस इज एडियाबेटिक वर्क डन एंड दिस इज द आइसोथर्मल वर्क डन। ओके, अभी देखो ठीक से कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जितना भी वर्क डन होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ T1 minus T2, राइट। और इस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डीए के अंदर जो भी वर्क डन होगा, दैट विल डिपेंड ऑन दिस सेम डिफरेंस अगेन T2 minus T1। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि एक फर्स्ट बीए के अंदर जो होने वाला वर्क डन है, देखो ठीक से, सॉरी बीसी के अंदर WBC एंड WDA जो है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट और रिवर्स रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे बट साइन में अपोजिट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो बी से लेके सी तक जब जाएंगे ना, तभी वर्क डन जो है वो T1 minus T2 पे डिपेंड करेगा। उसके लिए फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा nR T1 minus T2 अपॉन gamma minus 1, राइट। बट जब D से A तक जाएंगे तो वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है और उसके अंदर क्या जो वर्क डन है वो निकालने के लिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा nR इंटू, सिर्फ यहाँ पे T1 कौन है, ये T2 मतलब ही T1 है वहां पे, और T1 मतलब T2 है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो T1 minus T2 रिवर्स हो जाएगा और उसकी वजह से जो दोनों अगर हम ऐड करेंगे ना, तो BC के अंदर किया हुआ जो वर्क डन और DA के अंदर किया हुआ वर्क डन, ये दोनों का सम 0 आ जाएगा। ये समझ सकते हो आराम से। तो ये दोनों का सम तो 0 हो गया, चलो ठीक है। फिर बाकी बचा कौन, AB के अंदर का किया हुआ वर्क डन और CD के अंदर का किया हुआ वर्क डन। क्योंकि टोटल वर्क डन जो है ना, DW उसको बोल सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू the work done in AB plus work done in BC plus work done in CD plus work done in DA। ये पूरा टोटल वर्क डन रहने वाला है, नो डाउट। बट अभी इसमें हमको अभी पता चला कि ये जो वर्क डन है BC के अंदर का जो वर्क डन है और DA के अंदर का जो वर्क डन है, उनका सम तो 0 है। अभी अगर वो 0 है तो उस केस में फिर नेट वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंपली WAB के ऊपर। और लेकिन इसमें देखो एक बात कि AB के अंदर जो वर्क डन हो रहा है ना, वो एक्सपांशन होने के कारण पॉजिटिव होगा, जबकि CD के अंदर जो वर्क डन होने वाला है वो कंप्रेशन होने की वजह से नेगेटिव होगा। और उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ WCD, नो डाउट। एंड देन वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट जस्ट सिंपली द वर्क डन जो है। तो अभी वर्क डन जो AB के अंदर जो होगा वर्क डन, वो तो T1 पे डिपेंड करेगा, मतलब क्योंकि वर्क डन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन में होता है, करेक्ट है, प्रोपोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो है इस फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर का किया हुआ जो वर्क डन है वो T1 पे डिपेंड करेगा, और सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन किया हुआ जो है वो T2 पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जबकि वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0 इन दिस प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जस्ट बिकॉज इट्स अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब DU 0 होता है, तो DU 0 होने से DQ और DW दोनों सेम ही होते हैं। तो whatever is the work done will be the heat absorbed, and that's why we can say that heat absorbed in this process, first isothermal process जो है, जो A से लेके B तक का जो प्रोसेस है, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, जिसको हम QH बोलते हैं नॉर्मली। QH मतलब the amount of heat absorbed by the from the source, it will be proportional to T1 here, because QH जो है it is the amount of heat absorbed in this AB process which is same as the work done, and work done का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे nRT, जिसमें T के बदले क्या आने वाला है, T1 आने वाला है। और दूसरा जो पार्ट है QC उसको बोलते हैं, so that QC is going to be directly proportional to T2, where T2 is going to be the
टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन, कोल्ड सब्सटेंस। तो इसका समरी ये हुआ कि QH जो है, जो हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हॉट सोर्स में से, वो T1 के साथ प्रोपोर्शन में होता है, और जो हीट रिजेक्ट करते हैं QC जो कोल्ड जंक्शन को या कोल्ड सराउंडिंग्स को, वो T2 के साथ, मतलब कोल्ड जो पार्ट होता है उसके टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन में होता है। तो इसको अगर समराइज फॉर्म में अगर देखेंगे ठीक से, तो जो हमारा फॉर्मूला था, इफिशियंसी का फॉर्मूला याद है हीट इंजन के लिए क्या था? इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज इक्वल टू W अपॉन QH, करेक्ट है? जिसको ही हम W को इस तरह से लिख सकते हैं, QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH, जिसको ही नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि इसको हम 1 माइनस QC अपॉन QH ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया कि QH जो होता है वो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर जो सोर्स है उसका टेम्परेचर अगर मान लेते हैं TH, जिसको अभी हमने T1 बोला था, याद है ना, T1, और QC जो है, जो हीट रिजेक्ट किया जाता है सराउंडिंग्स को, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसको हम TC भी बोल सकते हैं। TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सराउंडिंग्स और कोल्ड रिजर्वायर। तो ये अगर हम बात यहाँ पे डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक QH और QC का जो रेशियो है ना, तो QC अपॉन QH, ये रेशियो कितना बनेगा बताओ? Constant of proportionality will get cancelled, and hence we can get simply this as TC upon TH, करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे TC अपॉन TH, तो इफिशियंसी का और एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल जाता है। इफिशियंसी ईटा इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे QC अपॉन QH के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं? TC अपॉन TH रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे ये TC अपॉन TH मिल जाता है। So this is going to be the formula for efficiency if temperatures of cold junction or cold reservoir and hot reservoir are given. और इवन अगर LCM निकालेंगे तो उससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि this will actually be equal to TH minus TC divided by TH. This is again another formula for the efficiency of a heat engine, which is obviously similar to this only. तो QH एंड QC, तो QH के बदले हमको TC डालना है और QC के बदले TC डालना है, सॉरी QH के बदले TH डालना है और QC के बदले TC डालना है। तो ये फॉर्मूले हमको मिल जाते हैं इफिशियंसी के लिए, याद रखने से। एंड इवन इन द सेम केस, इन द सेम वे, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का हमने अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी हमने डिफाइन करके रखा था, याद होगा आपको, QC अपॉन W करके हमने उसको डिफाइन किया था। तो उसको भी हम आराम से लिख सकते हैं QC upon QH minus QC, right? But this QH is proved to be equal to proportional to TH, and QC is proved to be proportional to TC. So if you replace it by that, then we get this as TC upon TH minus TC. So this is going to be the formula for finding the alpha, that is the coefficient of performance of a refrigerator, remember. ये दोनों फॉर्मूले जो है वो भी अभी हमको अभी मिले हैं, वो भी लर्न करके रखो। ये फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी था ही ना पहले ही, बट अभी हमने ये फॉर्मूले प्रूव किए, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं। एंड बेसिकली amongst all the engines, heat engines, the Carnot cycle, which we have discussed about just before, is having the maximum efficiency. ये जो Carnot cycle होता है उसका efficiency सबसे ज्यादा होता है, याद रखने से, इसलिए उसका importance है। ठीक है, तो this is all about the you can say chapter. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है थ्योरी लेवल पे, अगर देखते हो ठीक से। PDF टेक्स्ट बुक दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ये तो डेरिवेशन है जो हमने इसके लिए किया था, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए किया था। तो उसके बाद हमने ये देखो साइक्लिक प्रोसेस, वो भी प्रोसेस में आ जाता है।
फ्री एक्सपेंशन भी प्रोसेस में आ जाता है। हाँ, यहाँ से हमने हीट इंजन चालू किए। देखो ये हीट इंजन के बारे में हमने देखा, इसके अंदर के जो 3 कंसेप्ट्स, एक तो वर्किंग सब्सटेंस, हॉट कोल्ड रिजर्वायर एंड सिलेंडर, ये तीनों कंसेप्ट हमने देखे। और उसके बाद उसका वर्किंग वो तो हमने ऑलरेडी देखा था, और इफिशियंसी का जो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, वो भी हमने ऑलरेडी डिराइव किया था लास्ट टाइम। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हीट इंजन एंड साइकिल, पीवी डायग्राम के बेसिस पे भी हमने उसको समझा था इस तरह से। ठीक, इस तरह से वो हीट इंजन जो है वो पीवी डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। बट यहाँ पे याद रखो ए बी जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया, तो रेफ्रिजरेटर का किस तरह से वर्किंग चलता है उसको भी हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। इन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं किया है रेफ्रिजरेटर को, याद रखो ठीक से, जो कि हमने किया। तो उससे तुमको ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये देखो ये जो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2। तो ये जो स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है 4 स्टेप के अंदर का, वो अगर तुम वो ग्राफ रेफर करके अगर एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेंगे ना तो बहुत इजीली कर सकेंगे, नहीं तो वो लर्न करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर ग्राफ को रेफर करेंगे, ग्राफ का अगर हेल्प लेंगे, तो उसको यूज करके तुम ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से दे सकते हो। एंड दैट इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर टुडे ओनली। तो ये आज का होमवर्क भी रहेगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय यूजिंग द पीवी डायग्राम स्टेप वाइज, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी देखा। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो तो हमने कल भी देखा था, बट आज के लेक्चर में हमने उसका एडिशनल पार्ट देखा। ये देखो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे ये जो हमने देखा ना पार्ट, H इक्वल टू क्यू सी बाय टी, एंड ये जो होता है P इज इक्वल टू W बाय टी। तो उसकी वजह से QC को हमने HT से रिप्लेस किया और W को PT से रिप्लेस किया, ताकि TT कैंसिल हो जाए, तो जिससे हमको H अपॉन P मिल जाए। और H माना क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो, which is also called as a heat current, and P is going to be the power of the refrigerator। तो जो रेफ्रिजरेटर को हम उसका जो कंप्रेसर है वो जिस पावर पे काम कर रहा है वो पावर यहाँ पे P बनता है। और बाकी हीट पंप तो रेफ्रिजरेटर के जैसा ही है, नो डाउट। अभी देखो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये एक बार पढ़ो ठीक से प्रॉपर। और जो एग्जांपल्स मैंने बताए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, ठीक है ना, वो हमको याद रखने ठीक से। और उसके बाद फिर ये कैरनॉट साइकिल, ठीक है ना, कैरनॉट साइकिल जो हमने आज डिस्कस किया, इसके अंदर 4 स्टेप्स है, उसमें भी A B, B to C, C to D एंड D to A बैक। उसमें भी दो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, दिख रहा है ठीक से यहाँ पे, ये देखो ये आइसोथर्मल और ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट एक एक्सपांशन है और एक कंप्रेशन है। और ये दोनों जो है बचे हुए दो, वो एडियाबेटिक एक्सपांशन है, एडियाबेटिक एक्सपांशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन है। यहाँ पे कंप्रेशन होना चाहिए, याद रखने से, ठीक है। तो वो हमको अच्छी तरह से याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द कैरनॉट साइकिल। एंड कैरनॉट साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो हमने अभी आज जो डिराइव किया, ये फॉर्मूला याद है, 1 माइनस TC अपॉन TH, करेक्ट है। हाँ तो वो फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया। तो उसके अंदर हमने देखा कि कैरनॉट साइकिल के अंदर क्या होता है ना, कि जो Q1 है, QH जो है वो TH के साथ प्रोपोर्शन में होता है, और QC जो है हीट रिजेक्टेड, वो TC के साथ प्रोपोर्शन में होता है। और उसकी वजह से जो QC अपॉन QH का जो रेशियो है वो TC अपॉन TH के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। और ये कैरनॉट साइकिल इज द ओनली साइकिल विच हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी उन्होंने बोल के रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का जो इफिशिएंसी है वो भी मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है,
तो हमने देखा अभी TC अपॉन TH माइनस TC, तो यहाँ पे सिर्फ QC को TC से रिप्लेस करना है और QH को TH से रिप्लेस करना है, बस खत्म। तो उससे हमको उसका एफिशिएंसी मिल जाता है। और फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वापिस और दूसरा एक स्टेटमेंट है। ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है, बाकी ये तो कुछ काम का नहीं है वैसे। एक्चुअली ये हमने डिस्कस किया एकदम स्टार्टिंग में, याद है जब ये जो है यही स्टर्लिंग साइकिल है एक्चुअली, ये जो डिस्कस किया था ना हमने कल के लेक्चर में, तो यही एक्चुअली एक तरह से स्टर्लिंग साइकिल है, वही उन्होंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है बस। हेलो, हाँ 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 बोलो। हाँ तो कैसे? उत्तर अरे तुमको ये समझ नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट 5 मिनट में फोन करता हूँ मैं, 5 मिनट में फोन करता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद। वेट कर। अच्छा ठीक है, तो ये सब हमने किया। तो होमवर्क आज का यही है कि ये जो सब डेरिवेशंस हमने किए ना, वो हमको करने आज वापिस। तो सबसे पहला तो मैंने बोल दिया अभी ऑलरेडी कि कौन सा बोला? रेफ्रिजरेटर हाँ, रेफ्रिजरेटर का स्टेप वाइज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमको डिस्कस करना है। दूसरा लिखो क्वेश्चन, गिवन एक्सप्रेशन फॉर efficiency of a Carnot heat engine, and before that discuss Carnot heat engine in detail using graphs। तो Carnot heat engine भी हमको डिस्कस करना है और उसका एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला डिराइव करना है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखो, डिस्कस Carnot refrigerator and derive its formula for efficiency or coefficient of performance। Discuss Carnot refrigerator and derive the equation for coefficient of its performance। That's all। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है आज के लिए होमवर्क के लिए। कल का होमवर्क तो एक ही ने सबमिट किया, सॉरी दो लोगों ने सबमिट किया सर। ये देखो, ये जो भी कोई कर रहा है ना, ये इसके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। मैं सिर्फ इसलिए इसके लिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आप बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, नहीं तो IP एड्रेस वगैरह सब मिल जाता है, रिकॉर्डिंग भी उसका हो रहा है ऑलरेडी। तो जो भी कर रहे हैं वो बंद करो बिल्कुल, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका पुलिस केस भी हो सकता है। Okay, so that's all about thermodynamics from my side. So this chapter has been finished here. We can go for numericals in the next lecture. So be prepared with the formulae. Okay, तो सभी formulas जो है वो learn करके रखो ठीक से, तो next time numericals cover करेंगे। Okay, so thank you so much sir। yes, thank you so much। I'll end this lecture here. The next lecture will be at 6:30। अतुल सर का लेक्चर होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो कवर करने वाले। अच्छा एक Okay, बात कि आपको सबको SMS तो आ रहे हैं ना? हाँ Yes, सर। sir. yes sir। Thank you, sir.